अब एक गांव का लड़का जो एक परमपुरवा में रहा, उसे पहली बार किसी ने मीटिंग में ऑफर किया तो उसे यही नहीं पता था कि क्या पहन के मीटिंग में जाते हैं। पहली बार उन्होंने कहा कि वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और टाई लगा के आना है। अब गांव का लड़का, टाई लगाना उसके लिए फांसी लगाने के बराबर ही होता था। तो उन्होंने वहाँ सबके सामने मुझे बहुत कस के डांट लगाई और बड़े अभद्र भाषा में। मतलब मैं उसे यहाँ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि अभद्रता बहुत ज़्यादा थी। कुछ नहीं समझ में आया, लगता था ऐसे तो कुछ भी कर नहीं पाऊंगा, गांव में वापस जाके मुझे खेती किसानी करनी पड़ेगी। तब माता के अब क्या समझाई, दिल में ही रह गई। अब बता भी नहीं सकते थे और कह भी नहीं सकते थे। नमस्कार साथियों, जय हिंद, राम राम सभी साथियों को। मैं पंकज सिंह प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव रसलाहा से संबंध रखता हूं। मेरा जन्म उसी गांव में हुआ था। वर्तमान में मैं इलाहाबाद बैंक, जो कि अभी इंडियन बैंक के नाम से जानी जाती है, उस पर सहायक प्रबंधक के पद पे कार्यरत हूं। अभी हाल में ही मैंने इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट का पद के लिए लिखित परीक्षा पास की और साथ में ही मैंने अपना इंटरव्यू को भी पास किया है। आज मैं आपके समक्ष अपनी कहानी को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो कि संघर्ष से भरी रही। कैसे एक गांव का लड़का एक शहर में आके और कैसे उसने अपने जीवन के संघर्ष को पार करते हुए आज आपके समक्ष खड़ा हुआ है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा अपने गांव के जीवन से। मेरा जन्म 1989 में प्रतापगढ़ के रसलाहा गांव में हुआ, जो कि एक बहुत ही साधारण परिवार था और किसान के परिवार में मेरा जन्म हुआ। वहाँ से पढ़ाई का जो माहौल था हमारे घर का, कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। ऐसा था कि आप पढ़ लेंगे तो अच्छा है, नहीं पढ़ेंगे तो खेती किसानी तो आपको करनी ही है। अब इसके बाद जब संघर्ष चालू हुआ 2-3 साल के बाद, जब मैं स्कूल जाना चालू किया, तो मेरी जो पहली शिक्षा थी, पहली गुरु तो माता ही होती हैं। माता से शिक्षा ग्रहण करने के बाद सबसे पहले मैं प्राइमरी पाठशाला में करीबन 1 या 2 साल मैंने पढ़ाई करी। उस स्कूल का नाम मुझे आज भी अच्छे से याद है, जनता इंटर कॉलेज गजरिया में था, जो मेरे घर से तकरीबन 2 से ढाई किलोमीटर दूर था। हम सभी भाई बहन पैदल जाया करते थे उस स्कूल में। और जाते हुए भी मतलब एक वो जो जर्नी थी हमारे जीवन की, एक ऐसी जर्नी थी कि हम लोग पैदल जाते हुए भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हुए जाते थे। रास्ते में चने मिले तोड़ के खा लिए, कुछ मिला अपना खाते पीते स्कूल चले गए, पढ़ा। मतलब वो पढ़ाई नहीं लगती थी, ऐसा लगता था जैसे जीवन के हम एक सबसे अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। लगता था स्वर्ग वही है, जीवन वही है। फिर वहाँ से संघर्ष की कहानी अब चालू होती है जब हमारे पिताजी नौकरी की तलाश में कानपुर के लिए आए। कानपुर में आना इसलिए था क्योंकि उस समय का ये औद्योगिक शहर था और औद्योगिक शहर में मतलब आदमी गांव से आता है कि यहाँ पे कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने के एक अच्छा माहौल मिल जाए। तो सन 1995 में मुझे अच्छे से याद है, जब मैं पहली बार प्रतापगढ़ से कानपुर आया था, तो वो जो जीवन था, मतलब वहाँ से गांव से शहर में आना, वो एक रोमांचक कहानी थी। और कानपुर में भी जो लोग जानते हैं, मैं कानपुर में एक मलिन बस्ती थी परमपुरवा। पिताजी वहीं पे एक छोटा सा मकान बनाया, पहले किराए पे थे, फिर छोटे से मकान में रहें और वहाँ से पढ़ाई लिखाई चालू हुई। पास के ही एक स्कूल था मालवीय शिक्षा निकेतन, उसमें मेरा एडमिशन कराया गया क्योंकि माता पिता, बाकी जो भाई बहन थे, हमारे जॉइंट फैमिली थी, तो सभी लोग इसी स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए मेरा भी एडमिशन उसी स्कूल में हो गया। तो वहाँ, जबकि वो बहुत छोटा सा स्कूल था, हालांकि वहाँ पे भी पढ़ाई अच्छी हुई हमारी। कक्षा 8 तक की जो मेरी पढ़ाई थी वो उसी स्कूल में हुई। तो वहाँ उस समय माता का जो मेरा पढ़ाना था वो 8 तक मुझे उन्होंने पढ़ाया। इतना होशियार मतलब मुझे कर दिया था उन दिनों में कि मैं क्लास 4th में होता था और 6 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था। तो टीचर हमेशा बुला के कहते थे कि देखो ये तुम्हारा भाई है, तुम लोग 6 में होकर ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, वो 4th का होके कर देता है। 8वीं तक की जो मेरी पढ़ाई थी, शिक्षा का स्तर था, वो बहुत अच्छा था। 8वीं के बाद पहली बार जब जीवन में मतलब सरकारी स्कूल में दाखिला लेने का हुआ। अब घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था क्योंकि माताजी 8वीं तक पढ़ी थी, तो उन्होंने 8वीं तक बहुत अच्छे से पढ़ाया। उसके बाद ये था कि आसपास के जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहीं पे भी आप भी एडमिशन ले लो। कोई ऐसा नहीं देखना होता था कि कौन से स्कूल में आप जा रहे हैं, वहाँ की शिक्षा का क्या स्तर है। खुद से ही जैसे तैसे पता करके मैंने 2000, मुझे याद है 2003 में मैंने गोविंद नगर के एक स्कूल इंटर कॉलेज में अपना एडमिशन लिया और वहाँ से मैं 9वीं और 10वीं की शिक्षा ली। पहली बार एक जो होता ना कि एक हम घर के पास के स्कूल से एक बड़े सरकारी स्कूल में चले गए। अब वहाँ का माहौल देख के ऐसा लगता था कि यार कहाँ आ गए, क्यों आ गए। उसका कारण था क्योंकि
पहले गांव में पढ़ाई, फिर शहर के एक छोटे से बगल में स्कूल, बहुत छोटा, जहां आप हमेशा टॉप पे होते थे। फिर एक उस स्कूल में पहुंचना जहां पे बहुत सारे बच्चे, 400-500 बच्चे, और सरकारी स्कूल। तो वहाँ के माहौल में ढलना थोड़ा सा कठिन होने लगा। अब शिक्षा ऐसी थी कि वित्तीय स्थिति पिताजी की ऐसी थी कि उस समय पिताजी की तनख्वाह मात्र 1500 रुपये के आसपास थी। उसी में भाई बहन का खाने पीने का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, सारा कुछ होता था। इसके बाद जब उस स्कूल में मैं गया तो टीचर प्रेशराइज करते थे कोचिंग पढ़ने के लिए, लेकिन वित्तीय स्थिति ऐसी थी कि मैं कोचिंग के लिए नहीं जा सकता था। तो मैंने सर से कहा भी कि सर स्कूल्स के ही पढ़ाई से पढ़ेंगे, और घर में भी ये बात मैंने बोली कि सर ट्यूशन कोचिंग के लिए कह रहे हैं, तो घर वालों ने कहा नहीं, खुद से पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे भाई बहन भी ऐसे पढ़ के पास हुए हैं। तो जब हमारा एडमिशन हुआ था तो साइंस साइड लिया था। साइंस साइड इसलिए लिया था क्योंकि घर में कोई और साइंस साइड से नहीं पढ़ा था। तो ये अपने आप में साइंस साइड एक मतलब आपको अलग करती थी बाकी लोगों से, क्योंकि ज़्यादातर सब आर्ट साइड से पढ़ने वाले लोग थे। तो स्कूल में जब ऐसे जैसे तैसे 9वीं पास करी, 9वीं जब पास करी उसका रिजल्ट आया तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि हमें 9वीं में वापस पढ़ना है कि 10वीं में जाना है, क्योंकि मार्कशीट में संपारित लिख दिया गया था। तो मैं अपने क्लास टीचर के पास गया, मैंने कहा सर ये संपारित है, ये मैं पहली बार शब्द देख रहा हूँ, इसमें मुझे क्या करना है, 9वीं में ही बैठना है कि वापस 10वीं में जाना है? बोले कि जैसे तैसे तुम पास हो गए हो, 10वीं में ही बैठना है, लेकिन तुम पास होने की कैटेगरी में नहीं थे, बस बढ़ा दिए गए। मैंने कहा अच्छा। अब चूंकि पढ़ाई का जो बेस था, 1 साल तो बीत गया, वो नहीं समझ में आया, लेकिन अब लगने लगा कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और आपको जो है ट्यूशन कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी। फिर मैंने अपनी माता से गुजारिश करी कि माता ये दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने ही पास में एक सर थे, पप्पू सर, उनके साथ ट्यूशन लगा दिया। तो ट्यूशन में पढ़ता था, लेकिन फिर भी अब 9th छूट गया था तो बेसिक तो पहले ही छूट गया। अब आप 2 सीढ़ी छोड़ के सीधे तीसरी सीढ़ी जो है चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो उस समय वापस वही दिक्कत, पढ़ाते थे वो समझ में नहीं आता था। जैसे तैसे हाई स्कूल की परीक्षा बस ईश्वर के भरोसे पास करी। उस समय ये लगता था कि बस पास हो जाओ, अगले क्लास में पहुंच जाओ, क्योंकि माता ने बहुत स्पष्ट कहा था कि तुम्हारी शिक्षा वहीं तक है कि जब तक तुम पास होते हुए चले जाओगे, जिस दिन जहां से फेल हुए वहीं से तुम्हारी पढ़ाई बंद। तो एक डर था कि नहीं, पढ़ना भी है जीवन में, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे। अब गांव के परिदृश्य में रहे हम लोग, हर साल 2 महीने गांव के छुट्टियों में जाते थे, गांव में भी अपना जीवन व्यतीत करते थे, वो भी एक अच्छा दौर होता था। 11वीं की पढ़ाई में फिर से वही दिक्कत। एक्चुअली हमारी हाई स्कूल में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने के कारण 11वीं में मुझे एडमिशन जो मिला वो दिसंबर में मिला। मुझे स्कूल बदलना पड़ा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो पिताजी का कहना था 1 साल जॉब कर दो, अगले साल एडमिशन ले लेना, आराम करो, लेकिन मेरी जिद थी कि नहीं, मुझे साल नहीं बर्बाद करना। तो मैंने दिसंबर में जाके DMU इंटर कॉलेज में अपना एडमिशन करा लिया। और चूँकि मैथ पहले से ही कमज़ोर थी तो बायोलॉजी स्ट्रीम मिली, मैंने उसी में एडमिशन ले लिया। मैंने कहा जो भी हो, साल नहीं बर्बाद होना चाहिए। फिर पढ़ाई करी। 11वीं में भी मैंने माता से कहा कि माता ट्यूशन अब फिर पढ़ना पड़ेगा मुझे, क्योंकि चीज़ें अब और कठिन होती जा रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो बगल में ही एक और भैया थे, मुन्नू भैया, उनसे हमारा जो है करा दिया गया कि चलिए आप इनसे पढ़ लीजिए। उनसे भी पढ़ा। कहानी जस की तस, जब आपका बेस, अब तो आपकी 4थी सीढ़ी भी छूट चुकी थी, अब आपको सीधी 5वीं सीढ़ी चढ़नी थी। तो ये जीवन में और ज़्यादा संघर्षपूर्ण रहा। साल भर पढ़ा, उनसे भी कुछ नहीं समझ में आया। लगता था ऐसे तो कुछ भी कर नहीं पाऊंगा, गांव में वापस जाके मुझे खेती किसानी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम लोग गर्मी की छुट्टियों में जाते थे तो खेती किसानी के सारे काम करते थे। तो यही लगता था कि जीवन वापस वहीं लगता है, शहर से बाद फिर हमें गांव में ही जाना पड़ेगा। लेकिन फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने अपनी माता से ये बात रखी कि माता, मुझे इन लोगों की पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है, मुझे कोचिंग पढ़नी है। क्योंकि मैंने देखा है जो बच्चे हमारे साथ के कोचिंग पढ़ रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। इस बात पे जब माता को समझाया तो माता मानी। अच्छा, पैसों की दिक्कत तो थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी पढ़ाई है तो चाहे तुम्हें जेवर बेच के पढ़ाना पड़े, मैं पढ़ाऊँगी। पिताजी का रुझान मेरी पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं था। उनको ये लगता था कि आप ठाकुर पंडित हैं, सरकारी नौकरी मिलनी नहीं है, तो इस वजह से हम लोगों को पढ़ाई की तरफ बहुत ज़्यादा नहीं किया जाता। ये होता था कि कुछ धंधा बिजनेस कर लो, अपना जीवन यापन करने लगो। फिर इंटरमीडिएट में जब मैंने कोचिंग अलग अलग विषय की स्टार्ट करी, वहाँ से मेरी पढ़ाई का दौर शुरू हुआ। वास्तविक जो पढ़ाई थी वो वहाँ से हुई। इससे पहले मैं एग्ज़ाम पास होने के लिए पढ़ता था,
तब जो मेरी पढ़ाई थी वो पढ़ाई थी कि हाँ, नंबर लाने हैं, चीज़ों को समझना है और एक मतलब अच्छे से पास होना है। ऐसे भगवान भरोसे नहीं पास होना है कि बस हाथ जोड़ के पास हो जाऊँ, फिर लगने लगा कि नहीं अब है। तो जब इंटरमीडिएट मैंने पास किया उस समय मेरा पूरे परम पूर्वा क्षेत्र में 62.5% नंबर थे। मैं इकलौता कैंडिडेट था कि जो फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ था। तो ये एक अपने आप में भी गर्व का विषय था कि चलो कम से कम परिवार में कोई तो फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ, क्योंकि खानदान की परंपरा रही कोई कभी फर्स्ट डिवीज़न पास नहीं हुआ और मैं अपने खानदान का सबसे छोटा वारिस था। इसके बाद अब फिर से वही दुविधा थी कि आगे आपको बताएगा कौन? मीन्स अब आगे क्या करना है? इंटरमीडिएट तो हो गया, अब जीवन में क्या करना है? क्योंकि लोग बीए कर रहे थे, आप भी बीए करिए और साधारण सा कोई नौकरी 2-4 हज़ार की ढूँढ के आप भी जीवन यापन करिए। फिर पापा के एक दोस्त थे पांडे जी, उनका बेटा बीबीए में कहीं से एडमिशन लिया। पापा का भी मन आया कि ये लड़का कुछ टेक्निकल पढ़ाई कर रहा है, उन्होंने मुझसे भी कहा देखो उनका बेटा बीबीए कर रहा, तुम भी कुछ करो। तो वापस मैं मुन्नू भैया के ही पास गया, उन्होंने भैया कुछ तो बताओ आगे करना क्या है? उन्होंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी करो। तो बायोटेक्नोलॉजी के एडमिशन के लिए गया, फॉर्म वॉर्म भरा, एडमिशन हो भी गया था क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न हो गया था, फीस मैंने नहीं भरी थी। तब उसके बाद उनके साथ मैंने कहा भैया मुझे कुछ टेक्निकल पढ़ाई करनी है। तब मैं गया और ढूँढा क्या कर सकते हैं, तब मुझे पता चला कि बीसीए एक स्ट्रीम है जिसमें आप कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करते हैं और आगे इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो यूपी टेक गोविंद नगर से मैंने इसकी पढ़ाई पूरी करी, शुरुआत करी 2006 से 2009 तक पढ़ाई करी। जब मैं शुरुआत में गया था तो मैडम ने ऐसा बताया था कि मीन्स आप बीसीए कर लोगे तो आपको 20-25 हज़ार की नौकरी तो ऐसे ही मिल जाएगी। तो वो जो 2006 से जो 9 का दौर था, वो एकदम ऐसे थे कि मेरे पैर ज़मीन में नहीं रहते थे, क्योंकि जब लोगों को 2000 की नौकरी के लिए संघर्ष करते तो ये लगता था 2009 में तो 25,000 अपनी जेब में, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो पढ़ाई अच्छे से करी क्योंकि तब तक पढ़ाई में मन लग चुका था। बीसीए में भी मैंने लगभग 70% मार्क अपने बनाए और अच्छा समय बीता। एमसीए करना था लेकिन वित्तीय समस्याओं के कारण जो है उसको नहीं कर सका। पिताजी की इच्छा थी सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने की, लेकिन मुझे पता था कि मेरे अंदर क्या, क्योंकि मैं 4-5 सीढ़ियाँ पहले छोड़ चुका था और वापस से मुझे उन सीढ़ियों पर चढ़ना था, तो इस वजह से मैं जानता था, तो मैंने एडमिशन नहीं लिया एमसीए में। फिर मैं अब कहानी चालू होती है, एक जो जीवन जो हम काल्पनिक जीवन जी रहे थे 2006 से 9, और अब थी ग्राउंड रियलिटी की बारी। जब हम सड़क पे उतरे नौकरियों के लिए, तब पता चला कि हकीकत में जो 25,000 था वो 5,000 भी नहीं है। तो बड़ा दुख हुआ कि एक बीसीए किया हुआ बंदा है, वेल क्वालिफाइड, में सब टेक्निकल जानकारी रखने के बावजूद भी कोई आपको 5,000 की नौकरी देने को तैयार नहीं है। तो फिर ऐसा लगा कि जैसे जीवन अब असली संघर्ष चालू होता है आपके जीवन का। संघर्ष वास्तव में मेरा वहीं से चालू हुआ था जब मुझे पता चला कि मेरी जो औकात है वो 5,000 की नौकरी के भी बराबर नहीं है। तो बड़ा एक समय तो दुख हुआ, लेकिन फिर ईश्वर पे भरोसा भी था कि ईश्वर ने अगर कुछ किया है तो किसी न किसी वजह से किया होगा, क्योंकि ईश्वर जो भी करते हैं जीवन में वो बिना वजह के कुछ नहीं करते हैं। बस हम लोगों को क्या होता है, समझने में थोड़ी सी देर हो जाती है। तो भाई फिर संघर्ष चालू किया। अब नौकरी का दौर था, कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, वहाँ भी कोई बताने वाला नहीं। तो रोज़ पेपर पढ़ता था जो घर में आता था, कहीं से देखता था, पेपर के पीछे जो एक क्लासिफाइड का ऐड आता था जिसमें विज्ञापन होते थे, तो उसमें पढ़ा करता था। फ़ोन करता था उनको कि सर इंटरव्यू देना है, और वो हर जगह एमएनसी का चक्कर होता था, जहाँ भी आप जाएंगे आपको पैसे देने पड़ते थे। एक तो उस समय वैसे ही कंगाली का दौर था, कमाया कुछ नहीं, देने की बारी, कहाँ से दे दें। तो एक वाकया मुझे याद है, शायद अच्छे से मैं बताऊंगा, 2009 की घटना है। मैंने एक पेपर की कटिंग को फ़ोन किया, देख के उनको, उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा 3,000 रुपये चाहिए आपकी, मैं आइडिया में कॉल सेंटर में जॉब लगवा दूंगा, आपकी सैलरी 7,000 होगी और आधी सैलरी आपको मुझे देनी होगी, लगभग 3-3,500 रुपये। तो उस समय पैसे थे नहीं, तो ये लग रहा था ये मौका भी हाथ से छूट जाएगा। तो मैंने पहली बार घर से माता को बिना बताए घर से मैंने पैसे 3,000 रुपये माता की पर्स से निकाले। ये सोच के निकाले थे कि मैं आज इसको जाके दे दूंगा, 1 महीने बाद 7,000 आएंगे, मैं वापस वो 3,000 रख दूंगा। और जाके जब मैंने 3,000 रुपये दिए तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के मुझे कॉल सेंटर में दे दिया। ये मेरे जीवन की पहली नौकरी थी। 15-20 दिन काम करने के बाद ये एहसास हुआ, उनका साफ कहना था अगर टारगेट नहीं पूरा हुआ तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। और टारगेट ऐसा था कि जैसे मैं चूहे जैसा और टारगेट पहाड़ ऐसा, कि चाह के भी अगर हम जान भी दे दें तो वो टारगेट नहीं पूरा हो सकता था। तो ये एहसास मुझे 15-20 दिन में हो गया।
तब मुझे लगा कि ये जो 3,000 रुपये हैं अब ये वापस कैसे लें। तो वापस मैं गया उन्हीं एमएनसी के पास, उनसे कहा तो उन्होंने मना कर दिया। अब ये था कि 3,000 रुपये माता के पास से तो ले लिए अब माता को वापस भी करने कहाँ से करेंगे। और उस नौकरी में ये पता चल गया था कि ना टारगेट पूरे होंगे और ना ही आपको सैलरी मिलेगी। सीधी सी कहानी थी, ना नौ मन जव होगा ना राधा नाचेंगी। तो इस कहानी मतलब इसके बाद से फिर अगले तरफ जो है दौर चालू किया और नौकरियों के लिए। तो उन दिनों ऐसा था कि मतलब मैं किसी भी जगह नौकरी करने को तैयार था। ये भी नहीं मुझे लगता था कि मैं क्या सैलरी पाऊँगा, क्या मेरा ओहदा होगा, कोई मतलब नहीं था। बस ये था, एक जज़्बा था कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। मुझे अपने माँ-बाप पे निर्भर नहीं रहना है बल्कि उनकी मदद करनी है, क्योंकि जो मैंने बीसीए की पढ़ाई करी थी उसका खर्च लगभग 1 लाख रुपए था। तो मैं चाहता था कि जल्द से जल्द मैं 1 लाख के बजाय उनको कम से कम 4 लाख 5 लाख उनको दूँ कि ये आपने मुझ में इन्वेस्ट किए थे और ये उसका रिटर्न है, और आगे जीवन भर देता रहूँ। बस इसी के चलते जो है मैं इस चीज़ को अपना कोशिशें करता रहा। मुझे याद है एक बार मैं बाटा के इंटरव्यू में, बाटा का जो शोरूम होता है जूते जो पहनाने का जॉब करते हैं लोग, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया। तो उन्होंने ये कह के मुझे निकाल दिया कि आप ओवर क्वालिफाइड हो, आप जूते पहनाओगे अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा सर मुझे नौकरी दे दीजिए, इस समय मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं जूते पहना लूँगा, मेरे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुँचेगी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है। फिर अगली एक कंप्यूटर की दुकान थी एक सरदार जी की, मैं उनके यहाँ गया। मैंने कहा सर आप ही नौकरी पे रख लो। तो उन्होंने बोला पहले कि क्या सैलरी लोगे? मैंने कहा जो आप दे दोगे मैं ले लूँगा। तो उन्होंने कहा अभी तो फ़िलहाल नौकरी नहीं है। तो मैंने कहा एक काम करिए, आप मुझे बिना सैलरी के रख लीजिए। मुझे ये लगता था कि 4-6 महीने अगर अनुभव हो जाएगा जीवन में, तो उस अनुभव के बदौलत मैं 1 साल बाद पैसे कमाने लगूँगा। तो बस उस समय मुझे अनुभव चाहिए था। लेकिन उन सरदार जी ने मुझे उसके भी मना कर दिया, ना भाई मैं तो नहीं रखने वाला। फिर इसी तरह से संघर्ष का दौर चलता रहा, ठोकरे दर ठोकरे खाता रहा। ये तकरीबन 2 महीने का समय ऐसे ही बीता। फिर मुझे जाके एक स्टार मार्केटिंग कंपनी है, वही पेपर से ऐड देखा, उन्होंने वो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मांगी तो दिल को बड़ा अच्छा लगा और जाके उनके यहाँ अपना रिज्यूम वगैरह दे के ज्वाइन कर लिया। उनके यहाँ मेरा काम क्या था, वो एक्चुअली वो जो कंपनी थी डोर टू डोर मार्केटिंग करती थी। तो पहली बार उन्होंने कहा कि व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट और टाई लगा के आना है। अब गाँव का लड़का टाई लगाना उसके लिए फांसी लगाने के बराबर ही होता था। एक सर्व ऊपर से एक समाज, जिस समाज में रह रहे थे, तो उसका भी एक वो था। तो चलो जैसे-तैसे उसको मैनेज किया और माता को बताया। अब उस कंपनी में ये आलम था कि मुझे पैदल जो है, रोज़ सुबह ऑफ़िस पैदल ही जाता था, जो कि घर से करीबन 5 से 6 किलोमीटर दूर था। पैसे बचाने के लिए कि अगर किसी टेम्पू या साधन से जाऊँगा तो मुझे कुछ पे करना होगा, फिर घर से माँगना पड़ेगा। तो मैं माँगना नहीं चाहता, इसलिए पैदल ही जाता था। उसके बाद 7-8 किलोमीटर वहाँ घूम के मैं सामान को बेचा करता था, उनके प्रोडक्ट को। तो जब शाम को घर आता था तो व्हाइट शर्ट का जो कॉलर होता था, गर्मी के दिनों में पसीने से एकदम काला हो जाता था। माता ने यही कहा कि ऐसा क्या काम तुम वहाँ करत है जौन तोहार जौन आहे कि शर्ट एकदम काली हो जात है। तब माता के अब का समझाई, दिल का दिल में ही रह गई अब बता भी नहीं सकते थे और कह भी नहीं सकते थे। लेकिन फिर उनको धीमे से मैंने समझाया कि थोड़ा ऑफ़िस का काम रहता है, गर्मी के दिन है, पसीने वगैरह से हो जाता है। तो वहाँ पे जो मैंने अपना समय बिताया, तकरीबन 10 से 12 दिन खूब मेहनत करी। डेली 10-12 किलोमीटर पैदल चलना, सामान बेचना। और एक दिन मुझे याद है, बहुत अच्छे से वो दिन याद है कि मैंने कंपनी का जो रेट होता था उससे 40 रुपये ऊपर एक प्रोडक्ट को बेचा था। तो मुझे लगा कि ये कंपनी ने कहा भी था कि इससे ऊपर जो भी बेचोगे वो आपकी इनकम थी। और कंपनी ऐसे रेट सेट करके देती थी कि उस रेट पे बेचना ही एक चैलेंजिंग होता था। तो मैंने एक जगह एक दिन 40 रुपये ज़्यादा में बेचा, वो मेरे जीवन की पहली कमाई थी। इतना मैं खुश था कि मैं दिन भर के 12 किलोमीटर की थकान भूल चुका था। रास्ते में आते हुए यही सोच रहा था कि इस 40 रुपये का मुझे करना क्या है? पहली इनकम है, माता को पैसे दूँ या कुछ सामान दूँ, क्या दूँ समझ नहीं आता। फिर रास्ते में आते हुए मुझे एक केले की दुकान दिखी, तो मैंने 30 रुपये के 1 दर्जन केले खरीदे और ला के माता को दिया। हमने कहा ये मेरी पहली कमाई का है और ये आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो बड़ी खुश भी हुई, एक इमोशनल भी हुई कि चलो बच्चा मतलब मेहनत कर रहा है, अच्छी चीज़ है। ऐसे बीता, करीबन 1 महीना बीता। फिर मुझे लगने लगा कि ये कंपनी वाले जो जैसे हम जैसे जो लोग होते हैं, जो पेपर की कटिंग देख के नौकरियों को ढूँढते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नौकरियाँ ढूँढते हैं, उनको ये उल्लू बनाते हैं कि मतलब 10 रुपए की चीज़ को कहते हैं 80 में बेचो, 80 के ऊपर आपने बेचा तो वो आपका।
अरे भाई 10 रुपए की चीज़ को कोई 80 में क्यों खरीदेगा? 20-30 में तो खरीद लेगा, हम लोग टाई लगा के जाएँगे 50 में बेच लेंगे, 80 में तो असंभव सा टास्क है, लेकिन फिर भी हम लोग बेचते थे। और इस काम को कभी भी मैं अपने मोहल्ले की तरफ नहीं करता था, क्योंकि मैं ये एक सिक्रेसी के तौर पे था कि मतलब लोगों को पता चलेगा तो कहेंगे देखो फलाने का लड़का ऐसे जो है घूम-घूम के सामान बेच रहा है। तो अपने घर से करीबन 7-8 किलोमीटर दूर के ही रेंज में मैं रहता था। तो जैसे-तैसे 1 महीने में ये बात समझ में आई कि कंपनी से हमारी जो बात नहीं बन पाएगी। फिर हमने दूसरी नौकरी की तलाश शुरू करी, एक दोस्त को अपने बताया। हमारे बचपन के मित्र हैं सुमित गुप्ता जी, उनको मैंने बताया, उस समय वो मोबाइल लाइन में थे। मैंने भाई बहुत दिक्कतें हैं यार, कहीं पे नौकरी दिलवा दो मुझे। तो बोले अच्छा ठीक है, तो उन्होंने मुझे नीरज बलेचा कृष्णा कम्युनिकेशन के हैं भैया, उन्होंने मुझे अपनी दुकान में रखा और उन्होंने एक चीज़ के लिए बहुत निश्चिंत किया कि पंकज तुम परेशान मत हो, तुम किसी भी कंपनी में रहोगे तुम हमारे आदमी हो। तब पहली बार लगा कि किसी ने अपना हाथ मेरे ऊपर रखा है। ईश्वर को धन्यवाद दिया कि चलो कम से कम जीवन में ये दिन आया। और शुरुआत हुई लगभग 6,000 की तनख्वाह से मेरी नौकरी वहाँ पे चालू हुई। वहाँ पे मैं स्पाइस मोबाइल कंपनी की तरफ से था, स्पाइस के मोबाइल बेचता था। जो मेरा घर था वहाँ मैंने 8 महीने नौकरी करी। एक भी दिन मैंने छुट्टी नहीं ली, चाहे बरसात थी, सर्दी थी, कुछ भी मौसम था, लेकिन मैं सुबह 7:30 बजे पहुँच जाता था और रात के 9-10 बजे मैं घर वापस आता था। इस उम्मीद में कि आज ये दिन है, कल इससे बेहतर होगा। उनकी दुकान में मोबाइल के साथ-साथ अंडे का भी कारोबार था, तो मैं अंडे बेचने में भी माहिर हो गया था, क्योंकि जब भाई मोबाइल के कस्टमर नहीं है, अंडे के आ गए, चलो अंडे बाँध के बेच देते हैं। तो खुश रहते थे काफ़ी कि चलो यार तुम अच्छे लड़के हो, अच्छी मेहनत करते हो। ये सब जो जीवन चलता रहा घटनाक्रम, तकरीबन 2 साल के अंदर ये सब खत्म हुआ। मतलब 2010 की शुरुआत थी। अब ज़िंदगी में वो मोड़ आने वाला था जहाँ से कि जीवन कैसे, जो हम अपनी पढ़ाई करे थे उसको अब यूटिलाइज़ेशन कैसे करना था, ये दीदी की एक बातों ने, मेरी जो बहन है रागनी सिंह, उन्होंने एक दिन फ़ोन करके मुझसे कहा कि तुम इतने टेक्निकल आदमी हो, तुम इन सब काम क्यों करते हो कि जिससे कोई भविष्य नहीं है। अच्छा मैं तो खुश था क्योंकि 6,000 की नौकरी मिल गई, और जिस बंदे को जो फ्री में काम कर रहा था, उसके लिए तो अपने आप में एक सपना सच होने जैसा था। तो मैं अपने जीवन से बहुत संतुष्ट था, लेकिन उनकी बातों ने मेरे अंदर काफ़ी बदलाव लाया। मतलब ऐसा लगा कि हाँ, वास्तव में जो जीवन का टर्निंग पॉइंट है, वो यही है। तब पहली बार दिमाग में वो बात गूंजी और गूंजती रही। मैं नौकरी करता था लेकिन दिमाग में वो बात चलती रहती थी। एक दिन फिर मैंने जीवन में फैसला लिया, भैया से बहुत प्यार से बोला कि भैया मुझे अब पढ़ाई करनी है, क्योंकि मैंने पढ़ाई करी हुई है, मुझे लगता है मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरी बहन को बहुत विश्वास है मुझ पे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, 6 से 9 दुकान में आना, केवल सैलरी पूरी लेना, उसके लिए भी मैं राज़ी हूँ। तो मैंने उनसे कहा नहीं भैया, मुझे एक बार आप छोड़ दो, बस इतनी कृपा मुझ पे करना कि अगर मेरा कहीं सिलेक्शन ना हो तो वापस मुझे ले लेना। तो उन्होंने छोड़ा मुझे, बोले कि तुम्हारे लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। उसके बाद फिर मैं महिंद्रा कोचिंग गया, जॉइन किया कि अब बैंक की तैयारी करने के लिए, क्योंकि उस समय भी कोई बताने वाला नहीं था करना क्या था। दीदी ने ये तो कह दिया था कि बेहतर करो, ये नहीं बताया था कि क्या करो। तो बैंक ही दिखा, तो बैंक दिखा, तो मैंने कहा चलो तैयारी करते हैं। तो कोचिंग का जो संघर्ष था कि टीचर लिख के बोर्ड में जो है अपना कर देते थे और बिगाड़ देते थे, मैं लिख नहीं पाता था क्योंकि लिखने की आदत जो है वो छूट चुकी थी। तो वापस से अपने आगे पीछे वालों से मांग के किसी तरह से नोट करता था। 3 महीने का दौर भी था। वहाँ पे फिर मेरी मुलाकात हुई सुशील दीक्षित सर से, जो आज भी मेरे गुरुजी हैं हर मायनों में। अगर आज मैं बैंक में पहुँचा या मेरा जो भी व्यक्तित्व है उनकी देन है, शायद उनसे मुलाकात नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो उनके लिए तो मैं एक ऐसा शिष्य हूँ, वो मेरे लिए ऐसे गुरु हैं कि जिनके लिए मैं अगर अपना सर भी उनके चरणों में रख दूँ तो वो भी कम है। तो सुशील सर के मार्गदर्शन और मेरी वहाँ पे जो फ्रेंड एक सर्किल बना था, उसमें सिमरन कौर और भी बहुत सारे दोस्त हैं। सिमी सिमरन कौर बेदी, जिन्होंने मेरी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कराया, और उनकी मदद से सब फिर मेरा सिलेक्शन 2010 में पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। पंजाब नेशनल बैंक में मेरी पहली पोस्टिंग बुलंदशहर में हुई। तो बुलंदशहर में मैंने करीबन 2.5 साल नौकरी करी। उसके बाद सन 2013 में मैं इलाहाबाद बैंक में पीओ के पद पे चयनित हुआ। उसी समय मेरे पास एक स्टेट बैंक से पीओ का भी ऑफ़र आ गया। अब पिताजी का कहना था कि स्टेट बैंक मत ज्वाइन करो, क्योंकि स्टेट बैंक को वो बेंगलोर बुला रहे थे, और पिता का प्रेम होता है कि बच्चे जितना नज़दीक रहें उतना अच्छा है। वो उनके भी अपना पुत्र मोह होता है। तो इलाहाबाद बैंक उन्हें लगता था यूपी का बैंक है, आसपास कहीं पोस्टिंग हो जाएगी। तो पोस्टिंग फिर हमारी जब इलाहाबाद बैंक में हुई तो वो पोस्टिंग हुई मुंबई में। फिर मैंने पिताजी से कहा देखो वो बेंगलोर बुला रहे थे, इन्होंने मुंबई बुला लिया। हालाँकि ज्वाइन किया, लेकिन मुझे इस बात का कभी भी मलाल नहीं रहा कि मैंने वो नौकरी नहीं ज्वाइन करी। आज भी वो जॉइनिंग लेटर
मेरे पास रखा हुआ है, कभी जब मैं पन्ने पलटता हूँ तो देखता हूँ, यादें ताज़ा होती हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ की खुशी होती है कि मैंने अपने पिताजी के फैसले को साथ गया, उनके फैसले के साथ गया। इसके बाद से सफ़र चालू हुआ कानपुर में। कानपुर आने के बाद ये लगने लगा कि जीवन बस नौकरी, नौकरी से घर, तो ये लगने लगा कुछ तो और करना है। एक होती है ना, गाँव का लड़का जब शहर में आता है तो उसके अंदर शहर के चीज़ों से पेट नहीं भरता, उसको लगता है कुछ और होना चाहिए। तो उसने चालू किया वापस से अपना दौर और फिर से मेहनत करना चालू किया। हमारे साले ने बताया, विक्रम सिंह ने, कि जीजा जी ऐसा भी होता है कि आप आर्मी में भी जा सकते हैं बैंक की नौकरी के साथ में। तो मैंने कहा अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैंने 2020 से अपनी पढ़ाई चालू करी और लिखित परीक्षा पास करी और इंटरव्यू को पास किया। मैं खुद प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव से निकला, जिसके लिए कानपुर एक बहुत बड़ा शहर था, महानगर था। अब महानगर से और गांव का सफ़र यहाँ तक आना, जोश टॉक के मंच पे पहुँचना, ये इतना आसान नहीं होता। इसके लिए आपके जो हौसले हैं एकदम बुलंद होने चाहिए। जब तक आप बुलंद सोच नहीं रखेंगे, बुलंद कार्य नहीं करेंगे, आप पहुँच नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन में हमेशा कुछ चैलेंजिंग करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। कभी भी आगे बढ़ने के लिए हमें सोचना नहीं है, देखना नहीं है। अगर आसपास के लोग रुके हुए हैं फिर भी हमें आगे बढ़ना है। यही जीवन, ही इसी का नाम जीवन है। अब मैं आपके साथ बस चंद लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो चंद लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। चलता रहूँगा मैं पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।